आप सभी को मेरा प्रणाम, नमस्कार। आज मैं आप सभी के समक्ष, कल मैंने बोला था कलेक्टर का क्या काम है, देश को लूटना, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बनाया था, उसके संदर्भ में उसको प्रमाणित करने के लिए एक घटना का उल्लेख करने जा रहा हूं। कृपया आप बहुत ही ध्यान से सुने, क्योंकि आज की जो घटना है वह अपने आप में बहुत अधिक प्रेरणादायक और देशभक्ति से ओतप्रोत और गुलामी की मानसिकता को दूर भगाने वाले लोगों के विषय में है। देखिए, देश उस समय भी खड़ा था क्रांतिकारियों के साथ में, तो हमें भरोसा है देश में जिस प्रकार के हालात हैं कि देश आज भी खड़ा होगा ऐसे लोगों के साथ में जो इसी बात को आगे बढ़ा रहे हैं, जिसको कभी भगत सिंह, उधम सिंह आदि ने बढ़ाया था कि भारत से सिर्फ अंग्रेजों को नहीं भगाना, अंग्रेजों के साथ साथ अंग्रेजियत को भी भगाना है। इट्स अवर मोस्ट इंपोर्टेंट पर्पज दैट हमको अंग्रेज भगाने का उद्देश्य नहीं है, केवल आजादी उद्देश्य नहीं है, अंग्रेजियत को भी भगाना है। और अंग्रेजियत के जो जड़ें हैं वो इतनी गहरी थी, आज तक उनसे बाहर नहीं निकल पाए। हमारे तो क्रांतिकारियों के सामने भी ये विकल्प था। अंग्रेजों ने, आपको मालूम है, ऑफर किया था, ये जो सत्ता चल रही है इसमें हमारे साथ शामिल हो, आप जाओ, तुम भी लूटो हम भी लूटे। सारे क्रांतिकारियों ने साफ मना कर दिया। क्यों? क्योंकि वो देश को ईमानदारी से आजादी दिलाना चाहते थे। आजादी का असली अर्थ भी लोगों को नहीं पता है। हम कहते हैं आजाद हैं, हम कुछ भी आजाद नहीं। क्रांतिकारियों ने स्पष्ट कहा था कि हमको इस लूट में नहीं शामिल होना है, हमें संपूर्ण आजादी चाहिए, संपूर्ण स्वराज्य चाहिए। और जिन क्रांतिकारियों ये बात कही थी ना, उन्हीं का नाम था नेताजी सुभाष चंद्र बोस। आपको मालूम है कि उनके जीवन की विडंबना थी कि उन्हें आईसीएस की नौकरी में सेलेक्ट होना पड़ा। उनके पिताजी की इच्छा की पूर्ति के लिए पिताजी चाहते थे कि मेरा बेटा कलेक्टर बने, और बेटे को वो बार बार ताने मारते थे कि तू बन ही नहीं सकता, तेरे बस की, तेरी तैयारी ही पूरी नहीं है, तो इतना होशियार ही नहीं है, इसलिए बहाने बनाता है। जब उन्होंने बार बार ताने सुने तो एक दिन वो उनको अपने उसमें कहा कि अब मैं जाता हूं। बेटे ने आखिरकार अपनी पात्रता सिद्ध करने के लिए परीक्षा दी आईसीएस की, और उस जमाने में आईसीएस की परीक्षा देने के लिए जो स्टूडेंट्स जो भी तैयारी कर रहे होते थे, उनको 4-4 साल लगते थे, पढ़ाई करते थे। लेकिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने केवल 7 महीने पढ़ाई की थी और उतनी तैयारी उन्होंने कर ली। और जब रिजल्ट आया तो आईसीएस की टॉपर लिस्ट में 4थी पोजीशन उन्होंने पाई थी। उस जमाने में आईसीएस टॉप करना किसी भारतीय लड़के के लिए तो संभव ही नहीं था, क्योंकि अंग्रेज टॉप किया करते थे। उस परीक्षा में वो पहले भारतीय व्यक्ति थे जिनको 4था स्थान मिला था। इतनी कुशाग्र बुद्धि, टॉपर लिस्ट में 4था स्थान, यानी 4th रैंक, जबकि सिस्टम अंग्रेजों का, सब कुछ अंग्रेजों का, वहां भी 4th नंबर। सोचनीय, विचारणीय प्रश्न है कि कितनी
तीव्र बुद्धि होगी उनकी। बड़ी मजेदार घटना है वैसे तो। वो लंदन गए थे, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में उन्होंने एडमिशन लिया, फिर उन्होंने ICS की वहां तैयारी की, परीक्षा में बैठे थे। तो जिस दिन रिजल्ट आया, जब रिजल्ट आया तो वो उस दिन रिजल्ट देखने नहीं गए, वो आराम से सोते रहे। उनके सहपाठी गए थे रिजल्ट देखने के लिए। वो नहीं गए। तो उनके सहयोगियों ने नाम देखा तो सुभाष चंद्र बोस जी का नाम कहीं नहीं मिला। तो उन्होंने आकर बोला सुभाष चंद्र जी से कि तुम तो पास ही नहीं हुए। उन्होंने कहा ठीक है, पास नहीं हुए, कोई बात नहीं। शाम को सेक्रेटरी आया, ब्रिटिश सेक्रेटरी के एक अधिकारी, जो उसके डिपार्टमेंट से एक अधिकारी आया, सेक्रेटरी सचिव, कि तुम्हारा नाम पास होने वाली लिस्ट में नहीं है, टॉपर वाली लिस्ट में है, और वो लिस्ट अभी तक लगी नहीं है। अब सुभाष चंद्र बोस जी के मन में दुविधा हो गई कि मैं तो ICS हो गया, अब मुझे कलेक्टर होना पड़ेगा। कलेक्टर वो बनना नहीं चाहते थे। अब उनका मन बड़ा दुविधा में कि मैं यदि कलेक्टर बनूंगा, यानी कि कलेक्ट करना, मैंने बताया था ना कि मुझे जो है लूटना पड़ेगा, लूट का हिस्सा अंग्रेजों को देना पड़ेगा। तो उनके मन में ये घमासान शुरू हुआ कि मैं इस लूट में शामिल हो जाऊं या लूट की व्यवस्था से बाहर निकलकर देश के लिए काम करूं। अंत में उनके दिल ने कहा कि तुमको लूट में शामिल नहीं होना है, तुमको अपने देश के लिए काम करना है, क्योंकि तुम्हारा जन्म इसके लिए नहीं हुआ है। उन्होंने नौकरी को रिजाइन किया। जब उन्होंने इस्तीफा लिखा था, आज भी वो प्रति मौजूद है, आप सबने देखी भी होगी, क्या गजब की राइटिंग है। मैं तो राइटिंग देख के ही अचंभित रह गया। जब उन्होंने इस्तीफा लिखा था तो ब्रिटिश सिस्टम में एक हड़कंप मच गया, क्योंकि भारत में पहले कितने लड़के ICS हो चुके थे, किसी में हिम्मत नहीं हुई कि वो इस्तीफा दे दे, और ये लड़का जो 4th रैंक पे आया है, ये इस्तीफा देने जा रहा है। कि उन्होंने, अंग्रेज समझ चुके थे कि कोई ना कोई अवश्य गंभीर विषय है। जब उन्होंने लिखा तो यही लिखा था कि इस तंत्र में शामिल इसलिए नहीं हो सकता, मेरी भारत माता की लूट के लिए ये तंत्र बना है, और मैं मेरे देश को लूटूं ये मेरा दिल गवाही नहीं देता। मैं इसलिए आपकी नौकरी से इस्तीफा दे रहा हूं। ये रिटन है उनका, आप पढ़ लेना। जो कलेक्टर की नौकरी है आज भी और जब भी, वो लूट के पर्पज से वो बनाया गया था, और ये सुभाष चंद्र बोस जी के रिजाइन में पूरा लिखा हुआ है। रिजाइन किया, बोरिया बिस्तरा समेटकर भारत आ गए। पिताजी के दिल पर वज्रपात हो गया कि बेटे ने ICS को लात मार दी। तो बेटे ने पिताजी को समझाया कि इस नौकरी में तो मैं लात ही मारूंगा हर बार बार, जब तक भारत को लूटने की व्यवस्था ये करेगा तंत्र, जब तक मैं इस नौकरी में शामिल नहीं हो सकता।
पिताजी दुखी हुए, परंतु जब उन्होंने भी बात सुनी कि व्यवस्था क्या है, तो फिर उन्होंने भी अपने मन को साधा, ठीक किया और वो सहमत हुए। जैसे आईसीएस उन्होंने छोड़ी, उन्होंने जब देखा कि सारा देश उनके लिए खड़ा हो गया। जब वो लंदन से वापस आए थे, उस समय पानी के जहाज चला करते थे, बंबई में उतरे थे, तो जो हजूम बंबई में निकला था, गजब के लोग थे। इतने लोग थे कि गिने नहीं जा सकते थे। दूर दूर तक मैदानों में लोग ही लोग दिखाई दे रहे थे। उन्होंने उसी दिन कह दिया था कि मेरा भारत आजाद हो गया। उन्होंने कहा वहां पर खड़े होकर कि आज मेरा भारत आजाद हो गया, अब मेरे भारत आजाद हो जाएगा और उसे आजादी से कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि जब मुझे समर्थन देने के लिए इतने लोग भारत में हैं, तो जब मैं गांव गांव जाकर लोगों के बीच में खड़ा हो जाऊंगा, उनसे अपनी बात रखूंगा, उसी कॉन्फिडेंस से, उसी आश्वासन से वो आश्वस्त हो चुके थे कि लोग मेरे साथ अवश्य जुड़ेंगे। और उसी आधार पर उन्होंने आजाद हिंद फौज का गठन किया था। वो जो आजाद हिंद फौज थी, वो भारत से बाहर जाके, और जब ये फौज बनाई थी तो माताओं ने अपने मंगलसूत्र उतार के उनको दान दे दिए थे। देखिए, सोचने विचारने प्रश्न है कि देश को आजाद कराने के लिए एक तरफ से कार्य नहीं हुए हैं। हर व्यक्ति, हर क्रांतिकारी, हर आंदोलनकारी ने अपने अपने तरीके से देश को आजाद दिलाने के लिए कार्य किया। एक मां उनके पास आई थी अपने अंधे बेटे को लेकर कि इसको फौज में ले लो, तो उन्होंने कहा कि माताजी, इसको तो दिखाई नहीं पड़ता, इसे मैं कैसे फौज में ले लूं, ये क्या करेगा फौज में। तो बेटे ने क्या कहा, सुनिए, इसको बोलते हैं देशभक्ति, राष्ट्रभक्ति का जज्बा। बेटे ने कहा कि सुभाष जी, दिखाई तो मुझे नहीं देता है, लेकिन आपकी फौज में यदि मैं आ जाऊंगा तो दुश्मन की एक गोली तो कम कर ही दूंगा। इस बात को सोचकर रोंगटे खड़े होते हैं। ऐसे ऐसे लोगों ने अपनी शहादत दी है। एक गोली कम करने के लिए वो आया जिसको दिखाई नहीं पड़ता था, और हम उस आजादी को समझ ही नहीं पाए। हमको एक्चुअल में आजादी मिली ही नहीं। वहां से हम निकलकर यहाँ के जो व्हाइट कॉलर है उसमें आ गए, फिर गुलामी में। जब उन्होंने देखा ऐसा उत्साह, इतना समर्थन, तो मुझे तो यही भरोसा होता है कि यदि, जब मैं कल्पना करता हूं कि यदि उस जमाने में इतना उत्साह और जन समर्थन मिला क्रांतिकारियों को, तो यदि आज देश की असली आजादी के लिए कोई कार्य करेगा तो उसको जन समर्थन नहीं मिलेगा। एक बार हम लोगों के पास जाएं, एक बार उनको जगाने का प्रयास तो करें। मेरे मन में तो एक ही बात रहती है, इस देश के लोगों ने दिया ही दिया है, लेकिन कोई लेने वाला पात्र होना चाहिए। लेने वाला जब पात्रता अपनी पात्रता सिद्ध कर देता है, तो भारत के लोग देने में कभी पीछे नहीं रहते। तो कोशिश आज भी जारी है। मैं भी अपनी तरफ से प्रयास कर रहा हूं
और भी लोग हैं लगे हुए अपने अपने तरीके से प्रयास कर रहे हैं भारत को जगाने के लिए। निसंदेह जागेगा और हमको आजादी, जो असली आजादी है, वो मिलेगी। अब मैं इसको आपको एक चीज और समझाता हूं कि आप ये सोचते हो कि मैं ये बोलता हूं आजादी नहीं मिली, आजादी नहीं मिली, ये क्या है? अब मैं आपको बताता हूं। हमको आजादी मिली 15 अगस्त 1947 को। हमने अपना संविधान बनाना शुरू किया और भारत का संविधान बन करके लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। इसके लिए एक संविधान सभा का निर्माण किया गया। उस संविधान सभा में 296 सदस्य थे, जिन्होंने 11 महीने में और 18 दिन काम करके संविधान तैयार किया। लेकिन इतने दिनों में काम कुल 166 घंटे हुआ, यानी इतने समय में वर्क कितने समय हुआ? 166 आवर्स ओनली। उसमें संविधान तैयार हो गया। भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है। इतना बड़ा लिखित बाय हैंड, हाथ से लिखा हुआ संविधान दुनिया के किसी देश के पास नहीं है। जाकर के ले आओ, देख लो आप। जब आप देखोगे तो आपको पता लगेगा कि एक पूरी शास्त्र के जैसी पूरी पुस्तक है, इतनी मोटी। जो भारत के पास संविधान है 395, तो उसमें अनुच्छेद हैं जिसको हम आर्टिकल्स कहते हैं। और इतना उसके अंदर 395 आर्टिकल्स होने के बाद दुनिया के किसी भी देश से आप कंपेयरिंग कर लीजिए, आज कहते हैं कि भारत का लोकतंत्र सबसे बड़ा है। वो संविधान को की जो स्ट्रक्चर है ना, उसको देखकर कहते हैं एक्चुअल में। अभी संविधान में क्या है उसको जानना जरूर आवश्यक है। दुनिया में नहीं है, पूरी दुनिया में आप किसी भी देश का संविधान उठा करके देख लो, लेकिन हमने बनाया। मेरे मन में कई बार आता था, मैं सोचता भी था और मैंने कहीं पे सुना भी था कि इतने कम समय में इतना मोटा संविधान, वो भी बाय हैंड राइटिंग, हमने इसको बनाने में कितना कम समय लगाया, जबकि इतने बड़े पूरे शास्त्र को लिखने के लिए तो अधिक समय चाहिए। जब जानकारी जुटाना शुरू किया, जानकारी मिली, पता चला कि ये संविधान में हमने कुछ खास नहीं बनाया। अंग्रेजों का एक कानून था, अंग्रेजों ने एक कानून बनाया था जो हमारे देश में छोड़ा हुआ था, छोड़ के चले गए थे, उसी को हमने भारत का संविधान बना लिया। अंग्रेजों का एक कानून था इस देश में 1935 में, उसका नाम था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में जो कुछ लिखा था वही सब कुछ भारत के संविधान में है, कुछ बदला नहीं है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट अंग्रेजों ने क्यों बनाया था? अंग्रेजों ने भारत पर शासन करने के लिए बनाया था, भारत पर साम्राज्य स्थापित करने के लिए बनाया था, भारत को गुलाम लंबे समय तक रखने के लिए बनाया था। उसी को पूरा का पूरा संविधान के रूप में हमने स्वीकार कर लिया। तो ये हमारा संविधान कैसे हुआ? ये विचारणीय प्रश्न है। हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट को एज इट इज उठा के उसको लागू कर दिया, बस। उसमें बहुत बड़ा योगदान बाबा साहब अम्बेडकर का है, राजेंद्र प्रसाद जी का है, जिन्होंने बहुत कुछ चेंजिंग करने का प्रयास किया। वो भी ऐसे इस तरीके से चेंज किया कि
लागू होने से एक रात पहले उसके अंदर जो जितने भी चित्र हैं हमारे लगे हुए हैं भगवान कृष्ण के और उनके, बड़े तेजी के साथ में उनको लगाया गया। और उन्होंने भी कुछ ऐसे क्लॉजेस बनाए हैं भारतीय संविधान में दिए जिनके लिए मैं उनको नमन करता हूं। लेकिन उन्होंने क्या कहा था ये मैं बाद में बताऊंगा। उस संविधान को बनाने में जो बड़े बड़े नेता शामिल हुए थे ना, उनके बयान अगर आप पढ़ोगे तो आप हैरान हो जाएंगे। हमारे जो देश की कमेटी बनाई हुई थी, ड्राफ्टिंग कमेटी संविधान के लिए, उसके जो चेयरमैन थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। उन्होंने 1953 में ये कहा था राज्यसभा में बोलते हुए कि, सुनना, 1935 में उन्होंने राज्यसभा में अपने भाषण के दौरान ये कहा था, अगर मुझे कोई अनुमति दे तो मैं सबसे पहला व्यक्ति होऊंगा जो इस संविधान को जला दूंगा। देखिए, ये बाबा साहब अम्बेडकर के शब्द हैं। उनको बड़ी पीड़ा थी, लेकिन उनका फिर भी हमारे ऊपर बहुत बड़ा, भारतवासियों के ऊपर बहुत बड़ा उनका एहसान है। यदि कोई समझेगा इस देश को तो क्या बनाना चाह रहे थे, और उन्होंने बहुत हद तक जितना प्रयास कर सकते थे लास्ट में किया। पत्रकारों ने उनसे पूछा कि आप इस संविधान के निर्माता हैं और आप ही इसको जलाने की बात कर रहे हैं। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि मैं इसका निर्माता हूं, परंतु इस संविधान से भारत के किसी भी नागरिक का भला नहीं होने वाला। क्यों नहीं होने वाला? क्योंकि जल्दी जल्दी में बनाया गया संविधान है, और उन्होंने बहुत बेबसी से ये कहा था कि मेरे पास कोई चारा नहीं था, विकल्प नहीं था इतने कम समय में संविधान बनाने का। और अंग्रेजों की तरफ से मुझको ये दे दिया गया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट का ड्राफ्ट दिया गया था। उस आधार बनाकर उसको, और दुनिया के देशों के संविधानों में से कुछ चीजें निकालकर ये भारत का संविधान तैयार किया गया। ये भारत के लोगों द्वारा तैयार हुआ संविधान नहीं है। भारत के लोगों में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और भीमराव अंबेडकर जी का जो योगदान है अतुलनीय है। जो भी उन्होंने एक्स्ट्रा अपनी समझदारी से उसमें जोड़ा। एक तरीके से हम कह सकते हैं अंग्रेजों के बनाए गए कानून पर वो आधारित है संविधान। तो परिणाम क्या हुआ? वो संविधान बनने के और लागू होने के पिछले लगभग 65-70 सालों में इतने कम समय में ही 94 या 100 से शायद अधिक ये उसमें संशोधन हो चुके हैं। माने संविधान ओरिजिनल रहा कहां? 60 साल में 94 संशोधन, 60 इयर्स और 94 अमेंडमेंट्स। इसका माने हर साल में लगभग 1.5 से 2 संशोधन उसमें हुए हैं। मतलब कि इतने संशोधन संविधान में जब ही हो सकते हैं जब वो संविधान, उसके अंदर बहुत बड़ी या तो खामी है, या कोई कमी है, या कोई बुराई है, वरना इतने संशोधन करने का कोई कारण नहीं बनता। संविधान सभा में कौन कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा जी थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे,
सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे, सरोजिनी नायडू जी थी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, राजकुमारी अमृत कौर थी। ऐसे बड़े बड़े दिग्गज नेता थे। उनके बयानों को अगर आप पढ़ेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे। ये सब के सब ये कह रहे हैं अपने बयानों में कि भारत के शहीदों ने, क्रांतिकारियों ने जिस कल्पना से आजादी की लड़ाई लड़ी थी, भारत के क्रांतिकारियों ने, शहीदों ने जिस कल्पना के साथ, जिस कल्पना के लिए, यानी वो भारत को जैसा बनाना चाहते थे उसके लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी थी, उन्होंने अपनी शहादत दी थी, उन्होंने शहीद हुए थे। यह संविधान कहीं भी उनकी एक भी बात को पूरा नहीं करता और शहीदों के सपने इस संविधान से पूरे नहीं हो पाएंगे, ये पक्का तय है। और उनके बयान आज हमारे सामने हैं। 70 साल में हमें ये दिखाई दे रहा है कि ये संविधान ना तो देश का भला कर पा रहा है, ना समाज का भला कर पा रहा है। ये बड़ी भारी हमसे भूल हो गई। भूल बहुत हुई है, लेकिन ये सबसे महत्वपूर्ण भूल हुई है। इससे अच्छा तो ये होता कि हम छोटा सा एक संविधान बनाते, लेकिन वो अपना होता, मौलिक होता, अंग्रेजों के कानून की नकल नहीं होता। अंग्रेजों का कानून जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, वो तो हमारी गुलामी के लिए था, उस पर आधारित हमारी आजादी का संविधान कैसे हो सकता है? ये तो एक कहते हैं एक सामान्य सी बात है कि जो चीज हमें अंग्रेज गुलाम कर रही है, हम उससे ये अपेक्षा रखें कि ये चीज हमें आजादी में हमारे काम में आएगी, तो ये तो बहुत बेवकूफी वाली बात है। इसीलिए आज तक ये हाल है भारत का। भारत में जब अन्ना हजारे जी ने वो दिया था, धरना दिया था, तो उसमें कई चीजें उन्होंने बोली थी, आपको ध्यान होगा। उन्होंने कहा था कि जो नेता हैं उनको पढ़ा लिखा होना भी आवश्यक है। आज हमारे संविधान में क्या है? एक मर्डरर जेल के अंदर भी है तो भी चुनाव लड़ सकता है। वो हमारे देश को क्या देगा और देश की जनता को क्या देगा जो खुद मर्डरर है? एक रेपिस्ट अंदर है, अब चुनाव लड़ सकता है। ये छूट हमारे संविधान ने दी है। हम उनसे क्या हम यकीन वो करेंगे, क्या नाम है, उम्मीद रखेंगे कि हमारे देश को आगे बढ़ाने में या देश को बचाने में हमारी देश की जनता की मदद करेंगे, तभी तो तानाशाही होती है। वही लोग जब जीत जाते हैं तो वहां पर अपराध बहुत बड़ी मात्रा में बढ़ जाता है, क्योंकि वो अपराधियों के सहारे से ही जीतते हैं। और यदि उनके काम नहीं किए गए, इसीलिए उन पर यदि कोई केस लग जाए तो वो बचे रहते हैं, बचा लिए जाते हैं। प्रायोरिटी पे उनकी पे वो होते हैं चूंकि उन्होंने बनाया, उन्होंने मेहनत करी, और जनता बेबस पागलों की तरह रहती है। और आज भी ऐसे ही, और पहले भी ऐसे ही था। यही मैं आप सबको जागरूक करने का ये प्रयास मेरा रहता है हमेशा, कि सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए कि हमारे साथ में कितना गलत हुआ है। और ईमानदारी से मैं आपको बताता हूं, अब मेरे मन की जो इच्छा है कि किसी भी क्रिमिनल को, चाहे उस पर कोई सी भी धारा लगी हो, छोटे से छोटा या कोई भी हो, उसको किसी भी हालत में चुनाव लड़ने नहीं दिया जाना चाहिए। यहां तक कि किसी भी पार्टी का कोई पद भी ना हो उसके पास। हाँ, यदि उसको क्लीन चिट मिल चुकी है तो वो लड़ सकता है। देश में पढ़े लिखे
युवा वर्ग से भी मैं निवेदन करूंगा कि उनको बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए राजनीति में। आज राजनीति से लोग भागते हैं, युवा भागता है, क्यों भागता है? कभी आपने एनालिसिस किया? भारत में ईमानदारी से उत्तर प्रदेश के अंदर कितने सांसद है, कितने वो हैं विधायक? 400 से ऊपर है शायद, 404 या 400 इतने आसपास हैं। इतने सांसद क्या कभी आपने देखे हैं? 404 जानते हो आप कितने सांसद विधायकों को जानते हो? क्योंकि उनका उपयोग ही कुछ नहीं है। उनका उपयोग केवल संख्या बढ़ा के गवर्नमेंट बनाने का है बस। सरकार तो ऊपर जो बैठे लोग हैं वो चलाते हैं, लेकिन नीचे बैठे लोगों को भी ये सोचना चाहिए, नरेंद्र मोदी जी को ये सोचना चाहिए कि जो नीचे हैं, विधायक हैं, चाहे एमपी हैं, एमएलए जितने भी हैं, उनको भी शिक्षित होना बहुत आवश्यक है। जो शिक्षित होगा वही लोगों की समस्या को समझेगा। कोई भी मुंह उठा के चुनाव लड़ने लगता है, बताइए ये कोई सिस्टम है? कोई भी मुंह उठा के संगठन में आ जाता है। ये गलत, बिल्कुल गलत, मेरे नजर से गलत है। शिक्षित होना चाहिए और उसके बाद में कोई भी अपराधी हो, भ्रष्टाचारी हो, किसी भी तरह का आरोपित हो, उसको चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं मिलना चाहिए। यही मेरी डिमांड भी है, मांग भी है मुख्यमंत्री जी से भी, प्रधानमंत्री जी से भी, कि ये व्यवस्था तो जरूर लागू कीजिए। आज पार्लियामेंट के अंदर 543 में से 450 ऐसे सांसद हैं जो जानते ही नहीं है हम क्यों बैठे हैं, हमारा काम क्या है। वो कब दिखाई देते हैं? शुरुआत में शपथ लेते हुए दिखाई पड़ते हैं, या कभी कभी कोई इंपॉर्टेंट सेशन आ गया जहां संख्या की आवश्यकता पड़ी तो वो जब दिखाई पड़ते हैं, अदरवाइज वो कभी दिखाई नहीं पड़ते। आपको 4-5 लोग ही बोलते हुए दिखाई पड़ेंगे प्रत्येक पार्टी के। तो इसलिए ये सब विचारणीय प्रश्न है। जब तक इन व्यवस्थाओं को नहीं सुधारा जाएगा, जब तक इन व्यवस्थाओं को चेंज नहीं किया जाएगा, तब तक आम आदमी पिसता रहेगा। एक मैंने सुना था अभी, एक भाषण दिया, एक लड़की है 26 साल की, मैं भूल गया उसका नाम क्या है, मैं सुनता रह गया उसको। 16 मिनट उसने बोला कॉन्टिन्यूअस, और इंग्लिश टू इंग्लिश। मतलब सदन के जितना भी माहौल था, कोई भी उस पर, ना तो जो विरोधी थे उन्होंने कुछ बोला, न सपोर्टर थे उन्होंने कुछ बोला। ये होना चाहिए भारत का नेता, ऐसा। पार्टी मुझे पता नहीं कौन सी पार्टी है, मुझे ध्यान भी नहीं है, लेकिन मैं ये बताना चाह रहा हूं, एक लड़का आया था वहां से, ये इधर लद्दाख से, क्या जबरदस्त भाषण दिया था, कांग्रेस का मुंह बंद कर दिया था, आपको याद हो। ये ऐसे नेता होने चाहिए, उनको बाहर निकल के आना चाहिए। लेकिन क्यों नहीं आते वो निकल के? इसलिए नहीं आते, 20-20 साल से जो लोग मेहनत कर रहे हैं ईमानदारी से, उनको उनकी मेहनत के हिसाब से परिणाम नहीं मिलते। और जो लोग चाटुकारिता कर रहे हैं, जो लोग चापलूसी कर रहे हैं, वो बहुत आगे बढ़ जाते हैं। तो उस समय कार्यकर्ता जो ईमानदारी से कर्मठ कार्य करता है, उसको दुख होता है। ये सारी चीजें बदलनी होंगी। जब इन चीजों में बदलाव आएगा तभी देश का विकास होगा, तभी देश को हम एक सुरक्षित देश बना पाएंगे। आज गौतम बुद्ध नगर जिले के अंदर इतने इतने योग्य लोग हैं जो राजनीति में निपुण हैं, लेकिन मैं अपने जिले की बात कर रहा हूं, लेकिन उनको मौका ही नहीं दिया जाता। और वो ईमानदारी से पार्टी की सेवा कर रहे हैं। कितना दुर्भाग्य है। जब भी इसीलिए कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति राजनीति में नहीं आना चाहता, क्योंकि जब वो सिस्टम में घुसता है, सिस्टम में घुस के देखता है कि वहां हो क्या रहा है, तो वो आहत होता है।
आहत होता है तो वो खुद हट जाता है। जब तक ये चीजें नहीं बदली जाएंगी, और जब वहां पर पढ़ा लिखा सिस्टम होगा तो पढ़े लिखे सिस्टम के बीच में जब वो जाएगा तो ईमानदारी से उसका मन करेगा काम करने के लिए। जैसा सिस्टम होगा उसी सिस्टम के हिसाब से आपको लोग मिलेंगे। यदि वो लोग नहीं मिलेंगे आपको तो आप स्वयं अलग हटोगे। मुझे बड़ा दुख होता है, किसी ने मुझे बताया कि मैं 25 साल पहले बूथ अध्यक्ष था और आज 25 साल के बाद भी बूथ अध्यक्ष हूं। ये हंसने की बात नहीं है, मुझे दुख हुआ। मैंने बाद में इस पर सोचा, मैंने कि यार ये क्या मतलब कि किस तरह का ये वो है पार्टी की, किस तरह का ये संगठन बनाते हैं, किस आधार पर संगठन तैयार किया जाता है। आगे आधार क्या है संगठन का, सर्वप्रथम तो हमें ये पता होना चाहिए आधार क्या है। तो आप सबने मुझे सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं माननीय योगी आदित्यनाथ जी, यशस्वी मुख्यमंत्री हमारे देश के, हमारे प्रदेश के, जो आज अब फिर एक नंबर 1 पे आ चुके हैं, उनको मैं बधाई देता हूं। और साथ ही साथ मुझे जितने विषयों पर जानकारी है, 2027 में चुनाव हैं, जो जो विषय प्रदेश के हित में रहे मैं आपके सामने इसी प्रकार से बोलता रहूंगा। इधर वीडियो डालता रहूंगा, ट्विटर पे भी लाइव आऊंगा मैं। लेकिन मुझ इस बार यदि 2027 में इसी प्रकार के परिणाम आए जैसे अब की बार आए हैं, और ये परिणाम क्यों आए हैं इनका भी एक कारण है। 2000 अगर अब आप नहीं बने तो यहां हम नहीं बचेंगे। उसके लिए आपको छोटे से छोटे व्यक्ति से पूछना चाहिए, पार्टी के छोटे से छोटे व्यक्ति से। हम आपको यहां किस प्रकार से सुशासन स्थापित हुआ है, किस प्रकार से बहन बेटियां हमारी निकलने लगी थी, लेकिन जब से एमपी का चुनाव हुआ ये वाला लोकसभा वाला, उसमें कुछ सीटें इधर उधर बदल गई, मतलब कम हो गई, तो क्या हालत हो गई थी दोबारा। फिर आपने कंट्रोल किया। तो कहने का मतलब है कि आपका रहना बहुत आवश्यक है, खास तौर से उत्तर प्रदेश के लिए। सबसे बड़ी जनसंख्या का प्रदेश है और सबसे ज्यादा दंगा प्रभावित प्रदेश रहा है। तो आपने सुना। जय जय श्री राम, धन्यवाद। जय जय श्री राम।